नमस्कार दोस्तों, आज की शानदार कहानी में आपका स्वागत है। आज मैं एक लड़की का रोल निभा रहा हूँ। मेरा नाम रूपाली है। हम 3 भाई बहन थे। भाई मेरे से बड़ा था तथा बहन मेरे से छोटी थी। भाई जिस कॉलेज में पढ़ता था उसी कॉलेज में भाई का दोस्त राहुल भी पढ़ता था। राहुल कभी कभार मेरे भाई के साथ हमारे घर आया करता था। वह हमेशा मुझे अजीब नज़रों से घूरता रहता था। मैं इन फालतू चीज़ों से उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती थी, क्योंकि मैं हमेशा अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दिया करती थी। क्योंकि मैं अच्छी पढ़ाई करके घर की परिस्थिति को ठीक करना चाहती थी, जिससे मेरे भाई को अपने घर की हालत ठीक करने में मदद मिल सके। एक दिन मैं कॉलेज से घर आई तो देखा 4-5 लोग मेरे घर पर मेहमान आए हुए थे। मेरी छोटी बहन दौड़ी दौड़ी मेरे पास आकर बड़ी खुशी से कहने लगी कि आपके लिए राहुल की मम्मी और उसकी दीदी रिश्ता लेकर आए हैं। बहुत अमीर घर का रिश्ता आया है, तेरी तो किस्मत खुल गई। मैंने कहा भाई मेरे से बड़ा है तो पहले उसकी शादी होनी चाहिए और फिर मुझे शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी है। मैं आगे और पढ़ना चाहती हूँ, जिससे नौकरी करके अपने परिवार की हालत को सुधारना चाहती हूँ। फिर मैं बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। जब मैं नहा कर रूम में आकर अपने बालों को संवारने लगी, तभी मेरी मम्मी बड़ी खुशी से मुझे कहने लगी, तेरे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है, तो बिल्कुल भी मना मत करना, क्योंकि इस रिश्ते के बारे में तेरा भाई राहुल और वह लड़का पहले से ही खास दोस्त है। लेकर तेरा भाई खुद एक दिन बोला था कि अमीरी के मामले में सभी दोस्तों से राहुल का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तेरा भाई अच्छी तरह से उस लड़के के बारे में जानता है। मैंने माँ से कहा कि आपने शादी फिक्स कर दी, तो माँ कहने लगी, बेशक इसमें सोचने की क्या बात है, यह तेरा नसीब है और साथ में बहुत खूबसूरत भी है, जिससे राहुल को तू जल्दी पसंद आ गई। उसने तेरे लिए रिश्ते की बात कर दी। बाकी इतने अमीर ख़ानदान के लोग हमारे घर रिश्ता लेकर कहाँ आते हैं। मैंने माँ से कुछ नहीं कहा और मैं अपनी पढ़ाई में लग गई। कुछ देर बाद मेरा भाई कॉलेज से आया तो वह भी मुझे शादी के लिए कहने लगा कि दीदी बहुत अच्छा मौका है, हाथ से मत जाने देना, बहुत अमीर घर का लड़का है। आखिरकार सबके कहने के बाद मुझे उनकी बात माननी ही पड़ी। फिर मेरी शादी की तैयारी अब बड़ी धूमधाम से शुरू हो गई। उन्होंने शादी में दहेज लेने से पहले ही मना कर दिया और शादी का खर्चा गहने सब कुछ वो लोग ही कर रहे थे, जिसमें मेरे परिवार के लोग बहुत ही खुश थे। आखिरकार शादी की डेट भी आ गई और मैं शादी करके ससुराल पहुंच गई। जब मैं सुहागरात वाले कमरे में पहुंची तो देखकर दंग रह गई। इतना ज़्यादा आकर्षक सजावट और खूबसूरत सी महक से पूरा रूम भर गया था। जब मैं अच्छे से मेकअप करके अपने पति राहुल का इंतज़ार करने लगी, लेकिन यह अमीर लोग थे, वह जल्दी कहाँ सोते हैं। अपनी शादी की खुशी में दोस्त लोगों से बातें करने में व्यस्त थे और जो दोस्त शादी में नहीं आ सके थे उनके लिए छोटी मोटी पार्टी देकर उनके साथ एंजॉय कर रहे थे। और मुझे सुहागरात वाले कमरे में इंतज़ार करते हुए 2 घंटे बीत गए। अब मैं बैठे बैठे थक चुकी थी तो कमरे में इधर उधर टहलने लगी। करीब 3 घंटे के इंतज़ार के बाद पति रूम में आए और पास आकर बैठने ही वाले थे कि उनके फ़ोन की घंटी बजती है। तब वह अपना फ़ोन लेकर बाहर चले गए। मैंने कमरे से झाँक कर देखा तो वह फ़ोन पे ही किसी से बात कर रहे थे। करीब 15 मिनट बाद वह वापस रूम में आए और कहने लगे कि रूपाली, मेरा एक दोस्त लंदन से आ रहा है तो एयरपोर्ट पर जाने के लिए बुलाया है। आज अपने ड्राइवर भी छुट्टी पर है तो अब मुझे ही जाना पड़ेगा। मैं जल्दी ही 2 घंटे के अंदर अंदर वापस आ जाऊंगा। अब मेरे पति उसे लेने चले गए और मैं यहाँ इंतज़ार करती रह गई। अब मैं बैठे बैठे थक चुकी थी, लेट कर इंतज़ार करने लगी। मेरी नज़र बार बार घड़ी के ऊपर जा रही थी। 2 घंटे हो चुके थे लेकिन फिर भी मेरे पति नहीं लौटे। कुछ ही देर बाद मुझे बड़ी भयानक आवाज़ सुनाई दी, जो कि किसी रोने की आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर बाद मेरी ननद रोते हुए आकर मेरे गले लग गई और भैया कहकर आगे वह कुछ नहीं बोल सकी और रोने लगी। फिर मैंने उससे पूछा तो कहने लगी कि भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर मुझे यकीन नहीं हो रहा था और मैंने कहा वो तो अभी अपने दोस्त को लेने एयरपोर्ट गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। ननद रोते हुए कहने लगी, ऐसा हो गया है भाभी, एयरपोर्ट जाते समय उसका एक्सीडेंट हो गया है और वह हम सबको छोड़कर चले। अब भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा हो गया है। मुझे तो अभी ऐसा ही लग रहा था कि उनको कुछ नहीं हुआ है और वो अभी जिंदा है। मैं कमरे से बाहर निकली तो सफ़ेद चादर से ढका देख मैं बेहोश हो गई। कुछ देर बाद मुझे होश आया तो मैं फुट फुट कर रोने लगी। मेरे भाई और माँ ने मुझे संभाला, लेकिन अब हो भी क्या सकता था। जो मेरी ज़िंदगी जो
बर्बाद हो चुकी थी। इस तरह मेरे पति का दाह संस्कार भी हो गया। मेरे माँ और भाई मुझे वापस ले जाने लगे, लेकिन मेरी सास ने मना कर दिया। कहने लगी यह हमारे घर की बहू है, यह यहाँ पर ही रहेगी। मेरे पति के गुजर जाने के बाद मुझे यहाँ 1 सप्ताह से भी अधिक समय हो गया था और एक दिन मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। मेरी सासू माँ मुझे गोलियाँ ला कर दी, जिसे मैं खाने लगी, पर गोलियाँ खाने से मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी और मैं हमेशा सोती ही रहती थी। दिन प्रतिदिन मेरी तबीयत और ख़राब होने लगी। एक दिन कमरे में चक्कर आने से मैं 4 दिन तक बेहोश रही। अब मुझे होश आया तो मैं अपने आप को एक मेंटल हॉस्पिटल में पाई। जब मैंने देखा तो मेरे पास परिजनों में से कोई नहीं था। वहाँ पर सिर्फ पागल लोग ही थे जो अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे और डॉक्टर व नर्स के अलावा मेरे परिवार का कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था। मैं तो पागल नहीं हूँ, फिर मुझे यहाँ पागल खाने में छोड़कर क्यों चले गए? अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे यहाँ लाया कौन है और मुझे यहाँ छोड़ के क्यों चला गया। मैं तो पागल नहीं हूँ। फिर मुझे कुछ देर बाद वहाँ एक नर्स आई। मैंने उससे कहा मैं तो पागल नहीं हूँ, तो फिर मैं यहाँ पर क्यों हूँ? वह कहने लगी सब पागल लोग सिर्फ यही कहते हैं कि मैं पागल नहीं हूँ। अब मेरे यहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। मैं पागल नहीं थी, फिर भी मुझे इस पागल खाने में क्यों लाया गया था, इसका राज मुझे तब तक समझ में नहीं आया जब तक एक दिन नर्स मुझे डॉक्टर के केबिन में ले गई और डॉक्टर मुझसे अजीब तरीके से बात करने लगा। उसकी बातों से बिल्कुल साफ लग रहा था कि मैं एक मरीज़ नहीं हूँ। जब मेरे सवालों के जवाब देने में वह डॉक्टर असहज महसूस करने लगा, तब वह मुझे केबिन का दरवाज़ा बंद करके बाहर चला आया और उस नर्स से बात करने लगा। मैं चुप कर एक खिड़की से उनकी बात सुन रही थी। यह ऐसे नहीं मानेगी, देकर ही वह सब करना पड़ेगा। मुझे अब समझ में आ चुका था कि मेरी खूबसूरती का फ़ायदा उठाने के लिए ही ये लोग मुझे यहाँ रख रहे हैं। मैं पागल नहीं थी। ये सब मुझे इंजेक्शन देकर मुझे बेहोश करके बहुत बुरा बर्ताव कर रहे थे। यहाँ पर मुझे कमज़ोरी का इंजेक्शन देकर बीमारी के बहाने से यहाँ रख रहे थे। मुझे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना था, लेकिन बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। वह नर्स ज़्यादातर मेरी ही निगरानी करती थी। एक दिन वह नर्स किसी वजह से छुट्टी पर थी, तो उसकी जगह दूसरी नर्स थी। मुझ पर उसका ज़्यादा ध्यान नहीं था। जब वह दूसरे कमरे में गई तो मैं वहाँ से चुपके से बाहर आ गई। अब मुझे मेन गेट को पार करना था, लेकिन वहाँ पर एक गार्ड बैठा हुआ था। मैं मौके को तलाशने लगी, तभी वहाँ पर एक कुरियर वाला आया और कहने लगा मैं यह पार्सल उसी को दे सकता हूँ जिसके नाम से आया है। पार्सल मैन डॉक्टर के नाम से आया था। फिर वह गार्ड उसको लेकर अंदर चला गया और मैं चुपके से निकल गई। अभी थोड़ा अंधेरा था, तकरीबन सुबह की 5 बजे होगी। मैं हाईवे पर एक छोटे से होटल पर जाकर बैठ गई क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। जिससे होटल के मालिक से बात की तो होटल के मालिक ने मेरा हुलिया देकर खाना दे दिया। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं अपनी माँ के पास जाने के लिए निकल गई। वहाँ जाकर देखा तो दरवाजे पर ताला लटक रहा था। मैंने सोचा कहीं गए होंगे, शाम तक आ जाएंगे। वहीं बाहर बैठे बैठे शाम के 7 बज चुके थे। आस पड़ोस में पूछा तो कहने लगे कि वह अपनी बेटी की शादी के दिन ही अपने दामाद को खो दिए और अब उनकी बेटी पागल होकर कहीं निकल गई है। यह सब उनको समाज से सुनना पड़ रहा था, इसलिए बेचारे समाज से तंग आकर यह शहर छोड़कर कहीं चले गए हैं। मैं परेशान होकर फिर से उसी होटल पर आ गई क्योंकि अब मैं खाना खाने के लिए कहाँ जाती, रहने के लिए तो मैं कहीं भी सोकर रात निकाल लेती। अब मैंने उस होटल मालिक से बात की तो वह मान गया। वह बहुत दयालु लग रहा था। उसने मुझे खाने और रहने की जगह दे दी। एक दिन ऐसे ही बाहर में खड़ी थी कि एक भीख मांगने वाले ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं एकदम डर गई। फिर वह कहने लगा कि तुम मेरे साथ चलोगी, आप बहुत खूबसूरत हो और इस तरह आप कब तक अपनी ज़िंदगी गुजारोगी। मुझे आपके बारे में सब कुछ मालूम है। आप वक्त की सताई हुई है। आपको किसी ने पागल खाने भी भेज दिया था। आप वहाँ से आप बड़ी मुश्किल कर आई हो। मुझे आपके बारे में सब कुछ मालूम है। मैं सोचने लगी कि यह कोई धोखेबाज तो नहीं इस तरह मुझे फंसा कर मेरे साथ कोई गलत करे। फिर मैंने सोचा मेरे साथ गलत तो हो ही चुका है और क्या गलत होगा। फिर वह कहने लगा क्या मुझसे शादी करोगी? मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छी लड़की हो, आप किसी चीज़ की कोई टेंशन मत लो। आखिर मैं उसके साथ चलने लगी। कुछ दूरी तक चलने के बाद जब मैं उसके घर पहुँच गई और अंदर जाकर उसने लाइट चालू की तो मैं चौंक गई क्योंकि उसके घर में तो हर चीज़ मौजूद थी। उसने अपने चेहरे की दाढ़ी उतारने लगा तो देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मेरा पति राहुल था।
मैं बेहोश होते होते बच गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके गले से लग गई। फिर उसने कहा, थोड़ी तसल्ली करो, मैं सब बताता हूँ। अब उसने मुझे पानी दिया और पानी पीने के बाद वह कहने लगा, दरअसल बात यह हुई थी कि जिस दिन हमारी शादी हुई थी उस दिन मैं सुहागरात की खुशी में यह ध्यान नहीं दे पाया और किसी दूसरे ने मुझे फ़ोन पर अपना लंदन वाला दोस्ता बनकर मुझे एयरपोर्ट बुला लिया। जब मैं एयरपोर्ट पर 5 मिनट में पहुंचने वही वाला था तभी मैंने उस पर फ़ोन किया। वह लंदन में था और कहने लगा, अरे पगला गया है क्या? मैंने कब कहा कि मैं आ रहा हूँ? तभी चालू गाड़ी में नंबर चेक करने के चक्कर में मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं हॉस्पिटल पहुँच गया। यह सब कारनामा मेरी सौतेली माँ ने अपनी प्रॉपर्टी के बंटवारे के लिए की खातिर किया था। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो मेरी सौतेली माँ ने डॉक्टर को बहुत सारा पैसा देकर मुझे ख़त्म कर देने के लिए कहा, लेकिन मेरा नसीब अच्छा था कि वह डॉक्टर मुझे बहुत अच्छा और दयालु मिला। उसने मेरी जगह दूसरे मृतक बॉडी को अपने घर पहुंचा दिया क्योंकि डॉक्टर ने अपनी सौतेली माँ से पैसा ले लिया था। इसलिए मुझे भी ठीक होने के बाद कुछ समय के लिए छुप कर रहने के लिए बोला था। और तुम्हारे साथ जो हुआ वह भी मेरी सौतेली माँ ने करवाया था। यह जो आलीशान बंगला है यह मेरे पिता ने अलग से मेरे नाम करवाया था। इसके बारे में उन्हें कुछ मालूम नहीं था। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।